जी के विद गौरवांशी क्लासेस पर हम पढ़ रहे थे साइंस मतलब बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हमने पढ़ रखा है मतलब पढ़ रहे थे हम श्वसन तंत्र में हमने बाह्य नासा छिद्र, नासा गुहा और श्वसन ब्रीथिंग पढ़ लिया है। अब हम उसके आगे का देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि अब हम आगे देखेंगे गैसों का विनिमय और गैसों का परिवहन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे गैसों का विनिमय पहले। ठीक है, चलिए। तो गैसों के विनिमय आप साथ के साथ लिखते जाइए। ठीक है, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। गाइस, 1-2 दिन में भी हमारी स्टैटिक की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, किसकी? स्टैटिक की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिटी और साइंस की तो चली रही है। ठीक है, गैसों का विनिमय, गैसों के विनिमय में आप नोट करते जाइए, मैं बोल दूँ। ठीक है, गैसों का विनिमय क्या होता है? कूपिकाएँ, मतलब जो आपके एल्वेोल्यूज हैं, कूपिकाएँ गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है, जबकि दूसरा स्थल क्या है? ऊतक। ठीक है, दूसरा स्थल क्या है? ऊतक। और इन स्थलों पर ऑक्सीजन तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय आंशिक दाब किसका होता है इन स्थलों पर? O2 और CO2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय आंशिक दाब तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर होता है। ठीक है, गैस, नेक्स्ट लिखिए। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में, गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं, जिसे ऑक्सीजन के लिए PO2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2 द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब आगे अब आप याद रखना, जहाँ भी मैं PO2 लिखूँ तो वहाँ ऑक्सीजन प्रेशर की बात हो रही है, जहाँ PCO2 लिखूँ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो होता है कूपिकाओं के गैसों के विनिमय के लिए जो प्राथमिक स्थल है, कूपिकाएँ जो होती हैं गैसों का विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं, जबकि दूसरा स्थल क्या है? ऊतक, टिश्यू हमारे। ठीक है, और इन स्थलों पर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय आंशिक दाब तथा हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन। ठीक है, गैसों का परिवहन कौन कौन सी गैसेज होती हैं? 2 ही गैसेज होती हैं, एक हमारी O2 और एक CO2। कौन सा? एक O2 और एक CO2। ठीक है, इस पेन को थोड़ा हम, चलो कोई नहीं, ऐसे रहने दो। हाँ, तो अब हम बात करेंगे O2 ऑक्सीजन की। तो लिखिए इसमें ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में लिखिए। प्लाज्मा में घुलनशील ऑक्सीजन किसमें होती है? ये प्लाज्मा में घुलनशील ऑक्सीजन। ठीक है, प्लाज्मा में घुलनशील ऑक्सीजन। नेक्स्ट, प्लाज्मा में घुलनशील ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, अब ये समझ आना, आप मैंने लास्ट आपको लिख के बताया था कल की क्लास में। हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाती है? Hb+O2। क्या बनेगा इससे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये आपका अस्थायी होता है। क्या होता है? ये अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी होता है। कैसे? ये हीमोग्लोबिन आपका टूटता कैसे है? ये देखिए, जैसे ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये आपका 2 में टूट जाता है। किसमें? एक तो ग्लोबिन में, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये टूटता है प्रोफायरिन रिंग, प्रोफायरिन रिंग।
प्रोफायरिन रिंग, ठीक है, प्रोफायरिन रिंग, ठीक है। अच्छा, 1 ग्राम जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना होता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन होती है? 1.34 ml ऑक्सीजन, ठीक है, इतनी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ये होती है, ठीक है। यहाँ से चलो कोई नहीं, यहाँ से रिमूव कर दो इसे, ठीक है। तो क्या होता है गैसों के परिवहन में कि प्लाज्मा में घुलनशील ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो अस्थायी होता है। हीमोग्लोबिन किस में टूटता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन और प्रोफायरिन रिंग में टूटता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का मतलब हो गया 1.3 ml ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इसी में अभी लिखते हैं, मतलब आगे नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित, लाल रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित, लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित आयरन युक्त लाल वर्णक है। आयरन युक्त, आयरन युक्त क्या है? लाल वर्णक है, ठीक है, लाल वर्णक है, ठीक है, लाल वर्णक है। आगे कूपिकाओं में जहाँ उच्च PO2 मतलब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कूपिकाओं में जहाँ, कूपिकाओं में जहाँ, कूपिकाओं में जहाँ उच्च, पेन ही नहीं चल रहा है, पेन हो गया है खराब। कूपिकाओं में जहाँ उच्च PO2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और निम्न CO2 तथा कम हाइड्रोजन आयन, तथा कम हाइड्रोजन आयन सांद्रता होती है, सांद्रता होती है, वहाँ क्या होता है? वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है वहाँ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अतः क्या होता है? अतः ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है। क्या होता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है, ठीक है, बंधता है। और ऊतकों में विनिमय के समय, और ऊतकों टिश्यूज, ऊतकों में विनिमय के समय, PO2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निम्न, PO2 निम्न तथा PCO2 उच्च
होने के कारण यह ऊतकों में वियोजित हो जाती है। उच्च होने के कारण यह ऊतकों में वियोजित हो जाती है। ठीक है, तो क्या है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित आयरन युक्त लाल वर्णक है। कोशिकाओं में जहां उच्च PO2, निम्न CO2 तथा कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अतः ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में विनिमय के समय PO2 निम्न, मतलब ऑक्सीजन प्रेशर कम, और तथा PCO2 उच्च होने के कारण यह ऊतकों में वियोजित हो जाती है। ठीक है, ये तो था ऑक्सीजन के बारे में। अब बात करते हैं हम आगे आपका CO2 के बारे में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 100 ml रक्त में, कितना? 100 ml ब्लड, 100 ml रक्त में 3.7 ml CO2 का परिवहन होता है। कितना कितना होता है? 3.7 ml CO2 का 3.7 ml CO2 का परिवहन होता है। ठीक है, और नंबर फर्स्ट क्या होता है इसमें? नंबर फर्स्ट कार्बोनिक एसिड के रूप में। किसके रूप में? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के रूप में। ठीक है, कार्बोनिक एसिड के रूप में कैसे? कार्बोनिक एसिड के रूप में जैसे आरबीसी में कैसे रिएक्शन देखते हैं हम इसके? CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये बनेगा आपका H2CO3। ठीक है, ये क्या है? ये आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्या है ये? कार्बोनिक एसिड। लेकिन ये बनता किस में? फिर ये बनता है आपका प्लाज्मा में। किस में? प्लाज्मा में प्लाज्मा में। ठीक है, और सेकंड क्या रिएक्शन हो सकती है इसकी? सेकंड देखते हैं हम। सेकंड सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में किसके रूप में परिवहन करती है ये? पोटेशियम और सोडियम के बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में कैसे? अच्छा, ये कितना कितना करती है मैं वो भी बताऊंगी आपको। ठीक है, जैसे कि मान लो आरबीसी में, ठीक है, ये मान लो ये है आरबीसी। ठीक है, इसमें ऊतक से CO2 आई। ठीक है, उसके बाद इसमें कार्बोनिक एसिड होता है आपका H2CO3। ठीक है, H2CO3, और इसमें क्या नाम है? H2CO3 किस में टूट जाता है? H2CO3 आपका हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन में ये टूट जाता है, और नेक्स्ट HCO3 माइनस। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है आपका CO2, जो आपका ये होता है CO2 प्लस H2O, ये आप याद रखना, ये वाली इसी रिएक्शन से हुआ है, ये इसी रिएक्शन से ये यहाँ पे बना है। ठीक है, ये भी कहाँ होता है? प्लाज्मा में ही। कहाँ? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। यहाँ पे सोडियम के बाइकार्बोनेट बन जाएगा NaHCO3, और पोटेशियम का बाइकार्बोनेट बन जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ KHCO3 और NaHCO3। ठीक है, सोडियम का बाइकार्बोनेट और पोटेशियम का बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट होता है आपका ये हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप का मतलब क्या हो गया? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमीनो ग्रुप ऑफ HB मतलब हीमोग्लोबिन। और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इसका एक आप परसेंटेज देख लो कि कितना परसेंटेज। इसमें तो आपका 23, कितना 23%। और जो आपका ये है आपका सेकंड में, यहाँ बनता है आपका 70%। कितना? 70% ऑक्सीजन यहाँ पे परिवहन, सॉरी CO2 आपकी परिवहन करती है। ठीक है, यहाँ कितना करती है? यहाँ करती है आपका, ये फर्स्ट नंबर ही ना, हाँ फर्स्ट नंबर है, ये करती है आपका 7%। ठीक है, ठीक। 23 और 7 कितना हो गया? 30 और 70 कितना हो गया? 100। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो आप यहाँ पे, यहीं पे यहाँ एक पॉइंट नोट करके लिख लो आप। ये कार्बन मोनोऑक्साइड में हीमोग्लोबिन से बंधन की क्षमता 200 गुना अधिक होती है। मतलब जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 200 गुना अधिक, किससे? CO2 से अधिक, मतलब वो बंधन, मतलब बंधन का मतलब जॉइंट होती है हीमोग्लोबिन से। बंधन की क्षमता मतलब बाइंड होने की, बंधन की क्षमता कितनी? 200 गुना, 200 गुना अधिक होती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि मतलब कुछ लोग होते हैं बंद कमरे में अंगीठियाँ जला लेते हैं तो उससे दम घोटू गैस, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से दम घोटू गैस इसको। ठीक है, आपने सुना होगा, तो उससे कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कभी भी आप बंद रूम में, कभी भी बंद जगह पे जैसे अंगीठी वगैरह ये कुछ ना जलाएं, क्योंकि उसमें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपके ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, उससे जल्दी रिएक्शन कर लेती है। और जो आपका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो तो अस्थायी था। लेकिन यहाँ पे ये आपका हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये यहाँ पे स्थायी बन जाता है। वहाँ स्थायी यौगिक था, वो यहाँ पे ये स्थायी बन जाता है, और इसी से किसी की भी डेथ हो सकती है। सॉरी, ऊतक लिख दिया मैंने। स्थायी यौगिक होता है ये, क्या होता है? स्थायी यौगिक बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, कभी भी भूल के भी ये काम मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, श्वसन का नियमन बचा है हमारा, और श्वसन से संबंधित विकार बचे हैं। फिर हमारा श्वसन तंत्र कंप्लीट होगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। एक काम करते हैं, हम कोई और कलर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड एक मिनट, इसको हम थोड़ा ये ठीक है, इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाते हैं हम, बस अब ठीक है। चलिए अब ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो हम बात कर रहे थे श्वसन का नियमन, श्वसन का नियमन। ठीक है, श्वसन का नियमन। तो श्वसन का नियमन में श्वसन के नियमन में क्या है
श्वसन का नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है ये? तंत्रिका तंत्र द्वारा कंप्लीट होता है, मतलब संपन्न होता है। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मस्तिष्क के मेडुला में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है। क्या होता है? मस्तिष्क के मेडुला में, कहाँ पे? मेडुला में। मस्तिष्क के मेडुला में विशिष्ट श्वसन लय के, एक काम करती हूँ, मैं बोलती जाती हूँ, आप नोट करते जाओ, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रही है। ठीक है। हाँ, तो आप देखिए, मस्तिष्क के मेडुला में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है। यह मुख्य रूप से श्वसन का नियमन करता है। क्या करता है? यह मुख्य रूप से श्वसन का नियमन करता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसके अतिरिक्त लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी केंद्र होता है। रसो संवेदी केंद्र होता है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नियमित करके श्वसन का नियमन करता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसके अतिरिक्त पोन्स क्षेत्र में श्वास प्रभावी केंद्र होता है। यह लय केंद्र के कार्यों में सुधार करता है। क्या करता है? लय केंद्र के कार्यों में सुधार करता है। नेक्स्ट लिखिए, तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त महाधमनी, चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी संरचनाएं भी कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन आयन के लिए संवेदी होती हैं और इस प्रकार श्वसन का नियमन करती हैं। तो ये था आपका श्वसन का नियमन। ठीक है। अब इससे संबंधित हम विकार देखेंगे। अच्छा, इससे संबंधित विकार आपने सुने भी होंगे, विकार। ठीक है। श्वसन संबंधी विकार, यहाँ हम कम्प्लीटली बात नहीं करेंगे, जो यहाँ पे हमें मुश्किल लगेंगे हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपका अस्थमा। ठीक है। अस्थमा क्या होता है? फेफड़ों और श्वास नली तथा श्वसनियों से एलर्जी संबंधित रोग है ये। क्या है ये? फेफड़ों, श्वास नली तथा श्वसनियों से एलर्जी संबंधित रोग है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। यह एलर्जी जैसे विभिन्न कारणों, एलर्जी के विभिन्न कारण जैसे कि यहाँ परागकण, ठीक है, धूल मिट्टी के कण, सिगरेट का धुआं, ठंडी हवा और मिट्टी के कारण हो सकती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है जिसको एलर्जी है तो आपने बोल दिया उसको अस्थमा, ऐसा मत करना। ठीक है ना। तो ये क्या है? यह श्वास नली, फेफड़े, श्वसनियों से संबंधित एलर्जी रोग है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। अच्छा, इसके जितने भी रोग हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि सब मतलब जितने भी रोग हैं उन सब में आपको एक सा फील होगा कि सब एक ही तरीके के होते हैं। हाँ, ये लंग से रिलेटेड है, जब श्वसन है तो लंग्स हैं। ठीक है। तो लंग से ही रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत आपको सेम लगेगा, सेम फील होगा कि सब में सेम ही है। ठीक है। एलर्जी संबंधित रोग हैं जैसे ये किससे, जैसे एलर्जी संबंधित रोग जैसे परागकण, धूल मिट्टी, कण। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इसमें श्वसनी शोध, ब्रोंकाइटिस जिसे बोलते हैं हम। श्वसनी, यार पेन बहुत गड़बड़ कर रही है भाई। श्वसनी शोध। ठीक है। श्वसनी शोध, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। तो इसमें क्या होता है? इस रोग में फेफड़ों की श्वसनियों से म्यूकस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है इसमें? म्यूकस स्रावित होता है। ठीक है। तथा श्वसनियों में सूजन व जलन होने से लगातार खांसी आती रहती है। मतलब आपकी जो श्वसनियाँ हैं
तो क्या होता है, वो सूज जाती हैं और उनमें जलन होने लगती है, जिससे खांसी आती रहती है। यह धूम्रपान करने वाले लोगों में, मतलब धूम्रपान मतलब स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें अधिकतर पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट डिसीज़ क्या है? नेक्स्ट डिसीज़ आपकी वात स्फीति। वात स्फीति, वात स्फीति, ये ऐसा लग रहा होगा आपको बोलने से होता है बड़े बोलने से नहीं होता। ठीक है। वात स्फीति, वात स्फीति ये क्या होता है? इस रोग में फेफड़ों की कोशिकाएं, मतलब एल्वेओलिज, कोशिकाओं की दीवारें टूट जाती हैं, जिससे शरीर में उचित मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती। जब ये आपकी एल्वेओलिज ये जब टूट जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब पर्याप्त मात्रा वहाँ संचित नहीं हो पाती है, प्राप्त नहीं हो पाती है। इसका भी मुख्य कारण क्या है? धूम्रपान। ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक श्वसन रोग। ये तो आपको पक्का पक्का याद होगा और पता भी होगा आपको। व्यावसायिक श्वसन रोग, ये तो सबको ही पता रहता है, व्यावसायिक श्वसन रोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यावसायिक श्वसन रोग में यह ना भारत और जैसे अमेरिका, बहुत सारे अन्य देशों में यह समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यह क्या होता है, विद्युत उद्योग जो होते हैं हमारे, ठीक है, विद्युत उद्योग होते हैं, और जहाँ पत्थरों का काम होता है, जहाँ पत्थरों को पीसा जाता है, जैसे बहुत सारे काम होते हैं ऐसे उद्योगों में जहाँ धूल धुआं, ठीक है, धूल धुआं गैसेज ये सारी निकलती हैं, वहाँ काम करने वाले लोगों में पाया जाता है। ये वहाँ के आसपास जैसे कारखानों में से धुआं निकल रहा है तो वहाँ के लोगों में पाया जाता है ये। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे श्वास संबंधित रोग हो जाते हैं। ठीक है। इन विकारों में, मतलब इन रोगों में सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस प्रमुख हैं। मैं यहाँ नाम लिख दे रही हूँ उनके, कौन कौन से इसमें से। ठीक है, कौन से मोस्ट हैं इसमें मोस्ट हैं आपके सिलिकोसिस। एक तो पेन बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रही आज। सिलिकोसिस, ठीक है, और एस्बेस्टोसिस। कौन सा? एस्बेस्टोस। ये दो अलग अलग हैं। ठीक है, एस्बेस्टोसिस प्रमुख है। एस्बेस्टोसिस, ठीक है। ये जैसे कि जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं या जहाँ पत्थरों का, धूल का ये काम होता है ना, वहाँ रहने वाले लोगों में ये अक्सर करके पाया जाता है। ठीक है, जिसमें ये दो प्रमुख हैं, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक है, वो मतलब धूल धुआं से तो नहीं होता इतना, ये एक मतलब बैक्टीरिया से होता है। वो मैं यहाँ बता दे रही हूँ, वैसे मैं आपको जब हम लोग डिसीज़ पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे इसको। न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया आप कहीं भी नोट कर लो। निमोनिया क्या है? यह, इससे क्या होता है, जो आपके वायु कोश जो होते हैं आपके, उनमें जलन और सूजन होती है। और ये किससे होता है, बस इसमें ये याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है श्वसन तंत्र। अब हम जो आगे बात करेंगे वो हम बात करेंगे अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए। ठीक है, और वो हम बात करेंगे अब कल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमारा श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है, और आगे की क्लास में हम अपना ये मतलब ग्रंथियाँ कंप्लीट करेंगे, और ग्रंथियों के साथ साथ कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, उन हार्मोन्स को और हम देखेंगे, क्योंकि ये हार्मोन्स किससे निकलते हैं? आपकी ग्रंथियों से ही निकलते हैं। ठीक है ना। तो हम कुछ हार्मोन्स देखेंगे और कुछ ग्रंथियाँ देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अच्छा, ग्रंथि होती क्या है, मैं आपको बता दूँ ऐसे ही। जो आपकी ग्रंथियाँ होती हैं शरीर के वह भाग होते हैं जो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट रसायनों का निर्माण करते हैं।
क्या करते हैं, शरीर के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट रसायनों का निर्माण करते हैं, वह क्या होते हैं, वह ग्रंथि कहलाती हैं। ठीक है। और मतलब यह 3 प्रकार में बांटी गई हैं। एक तो आपकी एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और आपकी एक मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मिक्स्ड ग्लैंड्स, मतलब बहिस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। एग्जाम्पल आपको बताए होंगे, जैसे आपका एक्सोक्राइन जो होता है बहिस्रावी ग्रंथि, उसमें जैसे लार ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, और एंडोक्राइन में आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एंडोक्राइन से क्या निकलता है, आपके हार्मोन्स निकलते हैं मोस्टली। ठीक है। और मिक्स्ड में आपका क्या है, जैसे पैंक्रियाज जो आपका सबसे मोस्ट मतलब उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है आपका पैंक्रियाज। ठीक है। और आगे भी देखेंगे, जैसे आपकी और भी जो ग्रंथियाँ, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल और गोनेट्स। गोनेट्स में हम 2 पढ़ेंगे, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं इसको, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और कुछ हार्मोन्स के बारे में। ठीक है। आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनकी खोज किसने की थी। ठीक है। चलिए, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और प्लीज़, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी, देखो मेरा उद्देश्य कोई टीचर बनना है या पढ़ाना नहीं है, मतलब एक फ्रेंड की तरह, भाई बहन की तरह, एक बस आप भी तैयारी कर रहे होंगे तो बस उसका एक क्विक रिवीजन समझ लो एक तरीके से। ठीक है ना, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला, मैं स्टैटिक का पार्ट भी लेके आऊँगी, छोटे छोटे वीडियोस में हम उसके स्टैटिक के कुछ मोस्ट पार्ट उनको देखेंगे, मतलब उनको उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।